वेलकम डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम जिम्नोस्पर्म प्लांट ग्रुप में जीनस इफिट्रा को पढ़ेंगे। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये बीएससी स्टूडेंट्स के लिए एंड एमएससी बॉटनी स्टूडेंट्स के लिए भी। इफिट्रा के ऊपर आपके प्रैक्टिकल में भी क्वेश्चन बन जाता है एंड थ्योरी पेपर में भी इफिट्रा को पूछ लिया जाता है। चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बीएससी कर रहे हैं या एमएससी कर रहे हैं बॉटनी से, जिम्नोस्पर्म प्लांट ग्रुप में इफिट्रा एक इम्पॉर्टेंट जीनस होता है और इसका क्वेश्चन जो है आपको जरूर से तैयार करना चाहिए। इसकी एनाटॉमी पर आ जाता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पर आ जाता है और व्यूल को पूछ लिया जाता है। आज की क्लास में हम इफिट्रा की मॉर्फोलॉजी को पढ़ेंगे, एनाटॉमी को डिस्कस करेंगे, साथ ही ऐसे कुछ फीचर्स देखेंगे जो कि इफिट्रा की एंजियोस्पर्म के साथ में सिमिलैरिटीज को दिखाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इफिट्रा की सिस्टमैटिक पोजीशन है, डिवीजन है इसका नीटोफाइटा, क्लास है नीटोप्सिडा, ऑर्डर इफिट्रेल्स, फैमिली है इफिट्रेसी एंड जीनस है इफिट्रा। मॉर्फोलॉजी को पढ़ने से पहले हम इफिट्रा की सिस्टमैटिक पोजीशन को डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं। स्पोर्ने ने क्लास नीटोप्सिडा में एक ऑर्डर रखा, एक ऑर्डर इंक्लूड किया निटेल्स। इस ऑर्डर में 3 फैमिलीज रखी गई, फैमिली इफिट्रेसी, निटेसी एंड वेल्वेस्चिएसी। इफिट्रेसी में जीनस इफिट्रा, निटेसी में जीनस नीटम एंड वेल्वेस्चिएसी में जीनस वेल्विस्चिया को रखा गया। ईम्स ने ऑर्डर निटेल्स को 3 ऑर्डर्स में ब्रेक किया। ईम्स ने क्लास नीटोप्सिडा में 3 ऑर्डर्स दिए। According to Eames, 3 orders in class Nitopsida. Ifidrales, Nitales and Velveschiales. ये जो ऑर्डर्स है इनमें मोनोजेनरिक फैमिली रखी गई। इफिट्रेल्स में इफिट्रेसी, निटेल्स में निटेसी एंड वेल्वेस्चिएल्स में वेल्वेस्चिएसी। तीनों फैमिलीज में एक एक जीनस रखा गया। इफिट्रेसी में इफिट्रा, निटेसी में नीटम एंड वेल्वेस्चिएसी में वेल्विस्चिया। ऐसी फैमिली जिसमें एक ही जीनस होता है उसको हम मोनोजेनरिक फैमिली कहते हैं। तो ये फैमिलीज कैसी हैं? मोनोजेनरिक हैं। तो इस तरह से क्लास नीटोप्सिडा में 3 इंपॉर्टेंट मेंबर हैं, इफिट्रा है, नीटम है एंड वेल्विस्चिया है। अब हम ऐसे फीचर्स देखते हैं जो कि तीनों ही जेनरा में कॉमनली पाए जाते हैं। फीचर्स दैट आर कॉमन टू ऑल 3 जेनरा। जैसे फर्स्ट हमारा सेकेंडरी वुड, तीनों जेनरा में जो सेकेंडरी वुड होती है उसमें वेसल प्रेजेंट होती है। फ्लावर्स कंपाउंड स्ट्रोबिलाई में अरेंज्ड होते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं एंड प्लांट डायोशियस होता है। डायोशियस का मतलब होता है मेल एंड फीमेल प्लांट सेपरेट होते हैं। मेल एंड फीमेल प्लांट पर अलग अलग फीमेल एंड मेल फ्लावर्स का डेवलपमेंट होता है एंड जब तक इन पर फ्लावर्स नहीं बनते तब तक हम बाहर से मेल एंड फीमेल प्लांट को बाहर से डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। ये प्लांट जो है मॉर्फोलॉजिकली एक्सटर्नली आइडेंटिकल होते हैं। मेल फ्लावर्स सराउंडेड होते हैं पेरियंथ के द्वारा एंड माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल तीनों ही जेनरा में सिमिलर होती है।
ओव्यूल्स की अगर हम बात करें तो तीनों जेनरा में ओव्यूल्स के चारों ओर कई सारे एनवलप्स मिलते हैं जिनको हम एक्स्ट्रा इंटेग्यूमेंट्स के जैसे इंटरप्रिटेट कर सकते हैं। ओव्यूल से जो माइक्रोपाइलट ट्यूब बनती है वो एक्सट्रीमली इलोंगेटेड होती है तीनों जेनरा में एंड ब्रिसल लाइक ट्यूब बनाती है। तीनों ही जेनरा में ओव्यूल्स ऑर्थोट्रोपस होते हैं। एम्ब्रियो में कोटिलीडोन का नंबर 2 होता है एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट के समय जो प्राइमरी सस्पेंसर बनता है वो तीनों ही जेनरा में यूनिसेलुलर होता है। तो ये कुछ ऐसे कॉमन फीचर्स हैं जो क्लास निटोप्सिडा के तीनों जीनस में मिलते हैं। नाउ कुछ ऐसे फीचर्स जो कि तीनों जेनरा में अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। जैसे कि फर्स्ट है स्टोमेटा का डेवलपमेंट। इफिट्रा में स्टोमेटा का डेवलपमेंट हैप्लोचीलिक टाइप का होता है, जबकि नीटम एंड वेलविस्चिया में ये सिंडेटोचीलिक होता है। हैप्लोचीलिक का मतलब होता है जब गार्ड सेल्स एंड सब्सिडायरी सेल्स का डेवलपमेंट अलग अलग सेल्स से होता है, जबकि सिंडेटोचीलिक में दोनों गार्ड सेल्स एंड सब्सिडायरी सेल सेम मदर सेल से ओरिजिनेट होती हैं, सेम मदर सेल से डेवलप होती है। ओव्यूल को देखें तो इफिट्रा का ओव्यूल एपेंडिक्यूलर होता है, लेकिन नीटम का ओव्यूल एंड वेलविस्चिया का ओव्यूल कोलाइन होता है। इसी तरह फीमेल गैमेटोफाइट में देखें तो गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट के समय तीनों जेनरास में कई डिफरेंसेस दिखाई देते हैं। जैसे जैसे हम जीनस को पढ़ेंगे, तीनों जीनस की हम डिटेल में स्टडी करेंगे, क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं इनकी भी हम स्टडी करते जाएंगे। अभी हम देखते हैं इफिट्रा की मॉर्फोलॉजी को। इफिट्रा को कॉमनली हम जॉइंटेड फर के नाम से जानते हैं। इसको जॉइंटेड पाइन भी कहते हैं, जॉइंट पाइन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका जो स्टेम होता है वो जॉइंटेड होता है। ऐसे होते हैं जैसे छोटे छोटे पीसेस को, सेगमेंट्स को हमने जोड़ रखा है। जैसे कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं, ये एक सेगमेंट है, ब्रांच दिखा रखी है, ये इसका दूसरा सेगमेंट, और इस तरह से ये यहाँ पर जॉइंट हो रहा है। ठीक है, इस तरह से ये ब्रांच है, ये आगे ब्रांच एंड ये जॉइंट हो रही है। तो इस तरह से इसका जो स्टेम होता है जॉइंटेड होता है। हैबिट देखें तो जीनस इफिट्रा की नियर अबाउट 40 स्पीशीज नोन है, जो कि वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सदर्न एंड नदर्न हेमिस्फीयर के ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल एरिया में पाई जाती हैं। मोस्टली ये जीरोफिटिक कैरेक्टर्स को दिखाते हैं, जीरोफिटिक श्रब्स होते हैं। जीरोफिटिक कैरेक्टर्स का मतलब है जब प्लांट्स कुछ ऐसे कैरेक्टर्स दिखाता है जो जीरोफिटिक हैबिटाट में मिलते हैं, जैसे कि क्यूटिकल का थिक होना, स्टोमेटा का संकन होना, स्टेम में ब्रांचेस में क्लोरोप्लास्ट का प्रेजेंट होना, क्लोरेंकाइमेटस टिश्यू का प्रेजेंट होना, ये कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि जीरोफिटिक प्लांट में होते हैं। लीव्स का रिड्यूस होना, मेम्ब्रेनस होना, ये जीरोफिटिक कैरेक्टर्स होते हैं। तो इफिट्रा का प्लांट भी जीरोफिटिक कैरेक्टर्स को दिखाता है, मोस्टली श्रब होता है। कुछ वुडी क्लाइंबर्स भी इफिट्रा में मिलते हैं। भारत में जो इफिट्रा की स्पीशीज मिलती है, इसके नाम आपको ध्यान रखने हैं। भारत में 6 स्पीशीज मिलती है। इफिट्रा फोलिएटा, इफिट्रा इंटरमीडिया, इफिट्रा जिरार्डियाना, इफिट्रा सेक्सिटेलिस, इफिट्रा नेप्रोडेंसिस एंड इफिट्रा रेजिलियाना। इसमें इफिट्रा फोलिएटा ये राजस्थान के डेजर्ट में मिलती है, और इफिट्रा फोलिएटा एकमात्र ऐसा जिम्नोस्पर्म प्लांट है जो कि राजस्थान में वाइडली पाया जाता है। मॉर्फोलॉजिकली इफिट्रा की जो अपीयरेंस होती है, एक्सटर्नल अपीयरेंस, वो इक्विसिटम जैसे होती है। इक्विसिटम को भी हमने डिटेल में पढ़ा है, ये टाइरोफाइट्स में आता है। और इक्विसिटम का जो स्टेम होता है, जो ब्रांचेस होती है, वो भी जॉइंटेड होती है, उसमें नोड्स एंड इंटरनोड्स मिलते हैं। प्लांट स्पोरोफिटिक होता है, हेट्रोस्पोरस प्लांट है, हेट्रोस्पोरस होता है। स्पोरोफिटिक का मतलब है जब लाइफ साइकिल में पहले असेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है, स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, और स्पोर्स का फॉर्मेशन स्पोर्स मदर सेल में मियोसिस डिवीजन के द्वारा होता है। ठीक है, तो पहले लाइफ साइकिल में स्पोर्स मदर सेल बनेंगी, उसमें मियोसिस डिवीजन होगा, स्पोर्स बनेंगे, ये स्पोर्स हैप्लॉइड होते हैं। एंड हेट्रोस्पोरस का मतलब है कि लाइफ साइकिल में 2 टाइप के स्पोर्स बनते हैं, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। जिम्नोस्पर्म्स के सभी प्लांट्स, सभी मेंबर्स हेट्रोस्पोरस होते हैं। माइक्रोस्पोर्स साइज में छोटे होते हैं एंड मेगास्पोर्स साइज में बड़े होते हैं।
माइक्रोस्पोर से मेल गैमेटोफाइट बनता है एंड मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। तो प्लांट कैसा है? स्पोरोफिटिक प्लांट है। प्लांट बॉडी डिफरेंशिएट होती है स्टेम में, रूट में एंड लीव्स में। यहाँ स्लाइड में आपको प्लांट की ब्रांच दिखा रखी है। इससे आप देख रहे हैं कि जो ब्रांच होती है इसकी, जो स्टेम होता है वो नोड्स एंड इंटरनोड्स में डिफरेंशिएट होता है। यहाँ पर हम एक स्टेम को ड्रॉ करते हैं, इसकी ब्रांच को ड्रॉ करें। एक ब्रांच को अगर हम ड्रॉ करें तो इस तरह से हम एफिड्रा की ब्रांच को दिखाते हैं। ये है नोड, दिस वन इज नोड। इस तरह से इसमें ऐसे लाइंस या धारियां पाई जाती हैं। इसका स्टेम कैसा होता है? एफिड्रा का स्टेम ग्रीन होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, क्योंकि जीरोफिटिक हैबिटाट में दिखाता है। ये जीरोफिटिक हैबिटाट रखता है। जीरोफिटिक कंडीशन में स्टेम ग्रीन होगा, फोटोसिंथेटिक होगा, स्टेम की सेल्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। साथ ही स्टेम ब्रांच्ड होता है, जॉइंटेड होता है। जॉइंटेड स्टेम में नोड्स एंड इंटरनोड्स क्लियरली दिखाई देते हैं। आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं, नोड्स हैं ये। नोड के बीच का ये जो रीजन होता है इसको हम इंटरनोड कहते हैं। तो ये इंटरनोड है। तो इस तरह से नोड्स एंड इंटरनोड दिखाई देते हैं। इंटरनोड लॉन्ग होते हैं। स्टेम इसका ग्लेब्रस होता है एंड रिब्ड होता है। इन टर्म्स को हम समझ लेते हैं। ग्लेब्रस का मतलब होता है जब स्टेम की सरफेस पर हेयर से या ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर से नहीं पाई जाती, मीन्स स्टेम जो है स्मूथ होता है। एंड रिब्ड का मतलब है जब इस तरह से इंटरनोड पर लाइंस या धारियां पाई जाती हैं तो हम रिब्ड स्टेम कहते हैं। इसके साथ ही स्टेम जो है हार्ड होता है, मीन्स इसके जो इंटरनोड होते हैं वो होलो नहीं होते, खोखले नहीं होते। वुडी होता है, श्रबी और बुशी नेचर का होता है, झाड़ी नुमा होता है। तो इस तरह से एफिड्रा का स्टेम है। नाउ लीव्स, पत्तियां देखिए। तो जिम्नोस्पर्म के जो हमने मेंबर पढ़े, जैसे कि हमने पाइनस को पढ़ा है, हमने साइकस को पढ़ा है, तो इसमें आपने देखा है कि दो टाइप्स की लीव्स जिम्नोस्पर्म प्लांट्स में मिलती हैं। स्केली लीव्स मिलती है एंड फोलिएज लीव्स मिलती है। ठीक है, फोलिएज लीव्स। फोलिएज लीव्स वो होती है जो कि फोटोसिंथेसिस करेगी, लेकिन एफिड्रा के केस में फोलिएज लीव्स जो है ये एब्सेंट होती है। इसलिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए स्टेम जो है वो ग्रीन होकर फोटोसिंथेसिस का काम करता है। एफिड्रा में ओनली स्केली लीव्स प्रेजेंट होती हैं। स्केली लीव्स प्रेजेंट होती हैं। ये जो स्केली लीव्स होती हैं ये रिड्यूस्ड होती है, मेम्ब्रेनस होती हैं, नोड पर डेवलप होती हैं एंड नंबर में 2 to 4 होती, मोस्टली 4 स्केली लीव्स प्रेजेंट होती हैं, जिनका अरेंजमेंट देखिए तो ये लीव्स अपोजिट डेकासेट मैनर में, अपोजिट डेकासेट और वर्ल्ड में अरेंज रहती हैं, ऐसे चक्रिक फॉर्म में अरेंज रहती हैं। अपोजिट डेकासेट होता है जब दो लीव्स ऐसे हैं और दो लीव्स इस तरह से अरेंज्ड है, तो उसे हम कहते हैं अपोजिट डेकासेट। लीव्स में दो पैरेलल वेन्स मिलती है, तो लीव्स ट्रावर्स्ड बाय
2 पैरेलल वेन्स। लीफ के एक्सिल में बड डेवलप होती है, बड डेवलप इन द एक्सिल ऑफ लीव्स। और ये जो बड है, ये बड ब्रांच में डेवलप हो जाएगी, इस बड से फिर ब्रांच बनती है। ठीक है, सो बड डेवलप इनटू ब्रांच। इस तरह से जितनी लीव्स होती हैं उतने ही नंबर में ब्रांचेस बन जाती हैं। बहुत सिंपल है ना, जितने नंबर में लीफ है उतने नंबर में इनकी एक्सिल में बड डेवलप हो रही है और इन बड से ही फिर आगे ब्रांच बनेगी। लीफ का अगर हम अरेंजमेंट देखें तो जैसे नोड है, नोड के ऊपर ऐसे मेम्ब्रेनस लीफ डेवलप है, इस तरह से 2 लीव्स, एंड रेस्ट ऑफ द 2 लीव्स इसके अपोजिट होंगी, तो उसको हम ऐसे बनाते हैं, ये ऐसे हो गई, एक लीफ इसके पीछे हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से लीफ होती है। ये जो लीफ होती है ये कोनेट होती है। कोनेट का मतलब है लीफ बेस पर जुड़कर एक शीट सी बना लेती हैं। तो इस तरह से ये बड को या ब्रांच को जो है एंक्लोज किए रहती हैं। यहाँ से फिर एक बड डेवलप होगी, उस बड से ब्रांच बनेगी, इसी तरह यहाँ से ब्रांच बनेगी। तो इस तरह से ब्रांचिंग होती है। नेक्स्ट है रूट। इफिट्रा की रूट्स देखें तो इफिट्रा में टैप रूट मिलती है, एडवेंटिशियस रूट्स भी पाई जाती है। ये रूट्स ब्रांच्ड होती है एंड डीप फीडर्स होती हैं। डीप फीडर्स का मतलब है कि सोइल में ये काफी गहराई में चली जाती है। रूट के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, नो माइकोराइजा एसोसिएशन प्रेजेंट। जैसे कि जिम्नोस्पर्म के अदर प्लांट्स में होता है, हमने पाइनस में पढ़ा है कि रूट्स में फंगस मिलता है जो माइकोराइजल एसोसिएशन बनाता है, लेकिन इफिट्रा में माइकोराइजा एसोसिएशन देखने को नहीं मिलता। तो इस तरह से इफिट्रा में हमने मॉर्फोलॉजी को स्टडी किया। अब हम इफिट्रा की एनाटॉमी को स्टडी करेंगे। एनाटॉमी में सबसे पहले हम स्टेम को देखते हैं, स्टेम का ट्रांसफर सेक्शन। बच्चों, आप किसी भी प्लांट का ट्रांसफर सेक्शन को स्टडी करें, एनाटॉमी को पढ़ें, तो जब भी आप एनाटॉमी पढ़ते हैं आप कोशिश करें आप डायग्राम्स को समझें। डायग्राम से समझकर हम अपने पॉइंट्स को लिखें, अपना आंसर दें। बहुत इजी होता है, डायग्राम्स के थ्रू आप एनाटॉमी का जब स्टडी करेंगे तो आपको याद करना और समझना बहुत ही आसान हो जाएगा, बजाय इसके कि आप एनाटॉमी के पॉइंट्स को रट रहे हैं, याद कर रहे हैं। इसके कंपैरिजन में बहुत इजी है, आप डायग्राम्स को ड्रॉ करें, इसकी प्रैक्टिस करें एंड डायग्राम्स को याद करके फिर डायग्राम्स देखकर अपने पॉइंट्स को लिखें। तो फर्स्ट हम एनाटॉमी में स्टेम का टीएस लेते हैं, ट्रांसफर सेक्शन। ये यंग स्टेम का ट्रांसफर सेक्शन दिखा रखा है। जिम्नोस्पर्म के केस में जो सेक्शंस हम लेते हैं उसकी डबल स्टेनिंग करते हैं। टेरिडोफाइट्स है, जिम्नोस्पर्म है एंड एंजियोस्पर्म, इनके मेंबर की जब हम स्टडी करते हैं, एनाटॉमिकल स्टडी करते हैं, तो हम डबल स्टेनिंग करते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा डायग्राम को जूम कर देती हूँ। पहले हम डायग्राम को पढ़ लेते हैं, अच्छे से डायग्राम्स को समझ लेते हैं। प्लांट के जो टिश्यू होते हैं बहुत ही सिंपल होते हैं। प्लांट में 3 मेन टिश्यू सिस्टम होता है, एपिडर्मल, आउटर कोट रीजन, देन एपिडर्मिस के बाद में कॉर्टिकल टिश्यू जो कि ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बनाता है, एंड देन स्टीलर रीजन। इन 3 सेक्शंस में हम प्लांट्स की एनाटॉमी की स्टडी करते हैं। तो सबसे बाहर हम देखते हैं इसकी जो आउटलाइन हमें ट्रांसफर सेक्शन में दिखाई दे रही है वो स्मूथ सर्कुलर नहीं है, उसमें हमारे को उभार दिखाई दे रहे हैं एंड खांचे दिखाई दे रहे हैं, मीन्स रिजेस है एंड ग्रूव्स दिखाई दे रहे हैं, फ्यूरोज दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, रिजेस है एंड फ्यूरोज दिखाई दे रहे हैं। ठीक है,
एंड कहीं पर भी हमारे को स्टेम हेयर दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, तो आउटलाइन कैसी होती है इसकी, रिजेस एंड ग्रूव्स में होती है। उभारों में स्क्लेरेंकाइमा प्रेजेंट होता है, ये स्क्लेरेंकाइमेटस टिश्यू है। दिस वन इज स्क्लेरेंकाइमेटस जो कि उभारों में प्रेजेंट होता है। कुछ स्क्लेरेंकाइमेटस की सेल्स कॉर्टिकल रीजन में भी मिलती हैं, जैसे कि यहाँ दिखा रखी। ठीक है, ये स्क्लेरेंकाइमेटस है। तो आउटर मोस्ट है एपिडर्मिस, फिर स्क्लेरेंकाइमेटस, इसके बाद इसका कॉर्टिकल रीजन होता है, और कॉर्टिकल रीजन क्लोरेंकाइमा का बना हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट, हमने पढ़ा है कि स्टेम कैसा ग्रीन है, फोटोसिंथेटिक है। इट मींस इसके स्टेम सेल्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा। तो कॉर्टेक्स जो है वो क्लोरेंकाइमेटस होता है। कॉर्टेक्स के अंदर की तरफ एक लेयर जो कि वेस्कुलर बंडल को सराउंड किए हुए, वो होती है एंडोडर्मिस की। फिर होती है पेरिसाइकल जो कि एपिड्रा के केस में क्लियरली डिस्टिंक्ट नहीं होती। देन इसका वेस्कुलर बंडल होता है। आप डायग्राम में देख रहे हैं वेस्कुलर बंडल कैसे है, रिंग फॉर्म में दिखाई दे रहा है। ऐसे एक ही वेस्कुलर बंडल, ये वेस्कुलर बंडल है। ठीक है, तो वेस्कुलर बंडल रिंग फॉर्म में होता है, वलय में होता है। एंड वेस्कुलर बंडल में फ्लोएम भी है, कैम्बियम भी है एंड जाइलम भी प्रेजेंट है। साथ ही हम वेस्कुलर बंडल देखें तो बच्चों इस तरह से बना रखा है, ऊपर की ओर ब्रॉड है और अंदर की ओर जाते हुए, पित्त की ओर जाते हुए ऐसे पॉइंटेड हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो प्रोटोजाइलम है, जो जाइलम के छोटे एलिमेंट्स से, स्मॉल एलिमेंट्स होते हैं, वो पित्त की ओर है। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है एंटार्क। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। सेंटर में है पित्त। तो ये हमने टीएस लिया है स्टेम का, इसका आउटलाइन डायग्राम है। अब हम इस डायग्राम को, इसके सेलुलर पार्ट को देखते हैं। यहाँ पर स्टेम के ट्रांसफर सेक्शन का एक सेलुलर पार्ट लिया हुआ है, आउटर मोस्ट एपिडर्मिस। आप इसी डायग्राम से सारा एपिड्रा का स्टेम याद कर सकते हैं। एपिडर्मिस कैसी है, सिंगल लेयर्ड, एक ही लेयर दिखाई दे रही है एपिडर्मिस की। इस एपिडर्मिस की लेयर के ऊपर एक क्यूटिकल प्रेजेंट है। तो दिस वन इज क्यूटिकल। ठीक है, ये थिक क्यूटिकल प्रेजेंट है, और ये है इसके उभार, रिजेस, और ये है ग्रूव्स। ठीक है, ये ग्रूव्स हो गए। ग्रूव्स में क्या है, स्टोमेटा। तो दिस वन स्टोमेटा, ये है स्टोमेटा की कैविटी, स्टोमेटल कैविटी। ठीक है, उभार में क्या है, स्क्लेरेंकाइमा के पैचेस। तो दिस वन स्क्लेरेंकाइमेटस पैचेस। ये बनाते इसकी हाइपोडर्मिस। इसके बाद ये सारा रीजन जो हम देख रहे हैं, ये है कॉर्टेक्स का। कॉर्टेक्स में आप देख रहे हैं, डायग्राम से आप समझिए कि दो डिफरेंट टाइप्स के जोन्स हैं, दो डिफरेंट रीजन्स हैं। इसको हम कह सकते हैं आउटर कॉर्टेक्स, क्योंकि बाहर की तरफ है आउटर कॉर्टेक्स, और ये है इनर कॉर्टेक्स। आउटर कॉर्टेक्स देखें तो इसकी सेल्स इलोंगेटेड है, तो आप देखकर लिख सकते हैं सेल्स कैसी हैं। ठीक है, ऐसे इलोंगेटेड सेल्स हैं। एंड सेल्स में क्लोरोप्लास्ट है, जो छोटे छोटे से दिखाई दे रहे हैं, ये क्लोरोप्लास्ट है। तो आउटर कॉर्टेक्स कैसा होता है, पैलिसेड जैसा होता है। ऐसी सेल्स जो कि दीर्घित होती है, इलोंगेटेड होती है, उनमें क्लोरोप्लास्ट मिलता है, उसी को हम पैलिसेड टिश्यू कहते हैं। तो आउटर कॉर्टेक्स पैलिसेड टिश्यू का बना होता है। इनर कॉर्टेक्स देखें तो इसकी जो सेल्स है ऐसे मोर और लेस स्फेरिकल है, राउंडेड है, लगभग गोलाकार सी है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, और इनमें भी क्लोरोप्लास्ट मिलता है। तो ऐसी सेल्स जो कि गोलाकार होती है, स्फेरिकल होती है, क्लोरोप्लास्ट जिनमें पाया जाता है, उसको हम बोलते हैं स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। तो इनर कॉर्टेक्स किसका बना होता है, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा के।
आई होप बच्चों आप समझ रहे हैं और डायग्राम से ही आप एनाटॉमी को आसानी से याद कर सकते हैं। स्पॉन्जी पैरेन्काइमा या इनर कॉर्टेक्स के बाद एक लेयर सी होती है एंडोडर्मिस की, तो दिस वन इज एंडोडर्मिस। देन वेस्कुलर बंडल, ये वेस्कुलर बंडल है एंड वेस्कुलर बंडल देखें तो दिस वन इज स्मॉलर सेल ऑफ जाइलम एलिमेंट। ये जो स्मॉलर सेल है इसको हम कहेंगे प्रोटोजाइलम। इसका जो साइज होता है वो छोटा होता है, ठीक है, ये प्रोटोजाइलम। और ऊपर की ओर देख रहे हैं आप डायग्राम में सेल का साइज बड़ा होता जा रहा है, इसको हम बोलते हैं मेटाजाइलम। तो ये है मेटाजाइलम। ऊपर की तरफ ये कैम्बियम है एंड देन फिर फ्लोएम। तो इस तरह से वेस्कुलर बंडल कैसा है, एंड डार्क है एंड सेंटर में पिथ प्रेजेंट है। पिथ की जो सेल्स है वो पैरेन्काइमेटस है, इस तरह से पिथ इसमें होलो नहीं है। अब हम डिटेल में स्टेम की एनाटॉमी को डिस्कस कर लेते हैं। स्टेम ट्रांसवर्स सेक्शन में इसकी आउटलाइन, रिजेस एंड फ्यूरोज दिखाती है। उभार एंड खांचे होते हैं। सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस होती है। एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड है। इसके ऊपर थिक क्यूटिकल पाई जाती है। एपिडर्मिस में स्टोमेटा होते हैं जो कि संकन होते हैं, धसे हुए होते हैं एंड ये फ्यूरोस या खांचों भी मिलते हैं, फ्यूरोस में प्रेजेंट होते हैं एंड हैप्लोचीलिक होते हैं। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने। सेकंड है हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स की बनी होती है। ये जो सेल्स है ये लिग्निफाइड होती हैं, मोटी भित्ति वाली होती हैं। लिग्निफाइड होती हैं, पैची होती है, इनके समूह प्रेजेंट होते हैं और ये जो समूह है ये रिजेस में पाए जाते हैं। हाइपोडर्मिस के बाद थर्ड कॉर्टेक्स का रीजन होता है। कॉर्टेक्स इफिट्रा के स्टेम में आउटर एंड इनर दो रीजन्स में डिफरेंशिएट होता है, आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर कॉर्टेक्स। जो आउटर कॉर्टेक्स की सेल्स होती है वो पैलिसेड टिश्यू की बनी होती है। हमने डायग्राम में देखा पैलिसेड टिश्यू की सेल्स इलोंगेटेड होती है, क्लोरोप्लास्ट इसमें ज्यादा अमाउंट में होता है एंड इनर कॉर्टेक्स की सेल्स स्पॉन्जी पैरेन्काइमा की बनी होती है, जिनकी सेल्स राउंडेड और ओवल शेप्ड होती है, गोलाकार स्फेरिकल सी होती है। इनमें भी क्लोरोप्लास्ट मिलता है। तो इसका जो कॉर्टेक्स रीजन है वो ग्रीन कलर का होता है, क्लोरोप्लास्ट रखता है, इसीलिए स्टेम जो है इसका वो फोटोसिंथेसिस का काम करता है। कॉर्टेक्स के बाद नेक्स्ट एंडोडर्मिस।
एंडोडर्मिस की सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है। देन पेरिसाइकल, एफिट्रा के स्टेम में पेरिसाइकल डिस्टिंक्ट नहीं होती, स्पष्ट रूप से विभेदित नहीं होती। पेरिसाइकल के बाद वेस्कुलर बंडल या संवहन बंडल। एफिट्रा के स्टेम में जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो रिंग में होते हैं, कॉन्जॉइंट होते हैं, कोलेट्रल होते हैं, एंडार्क होते हैं एंड ओपर होते हैं। इन टर्म्स को हम समझ लेते हैं। जस्ट सपोज ये पिथ है, इस पिथ के चारों तरफ जब इस तरह से वेस्कुलर बंडल अरेंज होते हैं तो हम कहते हैं ये रिंग में अरेंज्ड है। वेस्कुलर बंडल में जाइलम एंड फ्लोएम जब एक ही रेडियाई पर होते हैं तो कॉन्जॉइंट एंड कोलेट्रल कंडीशन बनती है। ये जाइलम है, जाइलम को हम इस तरह से लाइंस में दिखाते हैं एंड इसके ऊपर फ्लोएम डॉट्स बना दिए जाते हैं। मैं आपको सेल्स को कैसे रिप्रेजेंट करना है, टिश्यू कैसे रिप्रेजेंट करना है वो बता रही हूँ। दिस वन इज फ्लोएम, तो ये जाइलम, ये फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में इस तरह से सेल की पट्टी प्लेट सी होती है, इसको हम बोलते हैं कैम्बियम। तो जब कैम्बियम प्रेजेंट होती है तब बंडल ओपन होते हैं। एंड एंडार्क का मतलब है जाइलम के स्मॉल एलिमेंट्स वो टुवर्ड्स द पिथ हो। तो इस तरह से हम कॉनिकल पार्ट, पॉइंटेड पार्ट जब पिथ की तरफ बनाते हैं तो ये एंडार्क कंडीशन होती है। अगर हम इसका अपोजिट कर दें, इस तरह से बना दें जिसमें ये जो इसका स्मॉल एलिमेंट्स हैं जाइलम के वो पिथ के अपोजिट है, मीन्स टुवर्ड्स दी एपिडर्मिस है, तो ये कंडीशन एक्सार्क हो जाएगी। तो फिट्रा का जो स्टेम है उसमें किस तरह से होते हैं, रिंग में होते हैं, कॉन्जॉइंट होते हैं, कोलेट्रल होते हैं, एंडार्क होते हैं एंड ओपन होते हैं। मोस्टली 8 to 12 वेस्कुलर बंडल होते हैं, जनरली 8 वेस्कुलर बंडल होते हैं। और ये देखा गया है कि जो वेस्कुलर बंडल होते हैं ये स्मॉल एंड लार्ज वेस्कुलर बंडल के पेयर में होते हैं। लार्ज वेस्कुलर बंडल का ऑल्टरनेट पेयर प्रेजेंट होता है। इट मीन्स इसको हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करें तो हम इरेज कर देते हैं, यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे। तो हियर इज अ पिथ, large vascular bundle and small vascular bundle, then again large vascular bundle, small vascular bundle, large vascular bundle, small vascular bundle, then large vascular bundle। तो इस तरह से स्मॉल एंड लार्ज वेस्कुलर बंडल ऑल्टरनेट पेयर में होते हैं। जनरली 8 वेस्कुलर बंडल होते हैं। तो इस तरह से 4 वेस्कुलर बंडल ये स्मॉल हो गए एंड रेस्ट ऑफ द 4 वेस्कुलर बंडल ये लार्ज होते हैं। ये जो स्मॉल वेस्कुलर बंडल होते हैं ये स्मॉल वेस्कुलर बंडल लीफ को सप्लाई करते हैं। स्मॉल वन
ये लीफ को सप्लाई करते हैं, इसलिए इन स्मॉल वेस्कुलर बंडल को हम फोलियर ट्रेसेस भी कहते हैं। तो ये फोलियर ट्रेसेस बनाते हैं। और ये जो बड़े वाले वेस्कुलर बंडल होते हैं ये स्टेम बंडल कहलाते हैं। दिस वन स्टेम बंडल। वेस्कुलर बंडल में एफिट्रा के जाइलम में ट्रैकीड्स मिलती हैं, वेसल्स पाई जाती हैं एंड जाइलम पैरेंकाइमा पाया जाता है, फाइबर्स नहीं मिलते। वेसल्स की प्रेजेंस के कारण एफिट्रा का जो स्टेम है वो एनाटॉमी में एंजियोस्पर्म से सिमिलैरिटी दिखाता है। ट्रैकीड्स एंड वेसल्स में बॉटरेट एंड सिंपल पिट्स दोनों टाइप के पिट्स मिलते हैं। तो जो पिट्स होते हैं वो सिंपल भी होते हैं एंड बॉटरेट पिट्स भी पाए जाते हैं। बॉटरेट पिट्स को हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, इस तरह से इनमें डोम शेप्ड स्ट्रक्चर बनता है। ये इसकी थिन सेल वॉल, ये बीच में टॉरस, तो ये बॉटरेट पिट्स है। इसको हम इस तरह से भी ड्रॉ करके दिखाते हैं। बॉटरेट पिट्स को हम ऐसे भी ड्रॉ करते हैं एंड सिंपल पिट्स को हम इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं। फ्लोएम में देखिए तो फ्लोएम में सीव सेल्स होती हैं, फ्लोएम पैरेंकाइमा पाया जाता है, एंड एल्बुमिनस सेल्स मिलती हैं। कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होती है। एफिट्रा के एनाटॉमी में एक इम्पॉर्टेंट फीचर है नोडल डायफ्राम का मिलना, प्रेजेंस ऑफ नोडल डायाफ्राम। यहाँ पर हम इंटरनोड एंड नोड रीजन को दिखाए तो नोडल डायफ्राम एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होती है, डोम लाइक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर। ये है इंटरनोड एंड दिस वन नोड। तो नोड के बेस पर इस तरह से एक डोम शेप्ड प्लेट लाइक स्ट्रक्चर मिलती है, इसको नोडल डायफ्राम कहते हैं। ये एब्सिशन लेयर बनाती है जिससे कि ब्रांचेस की शेडिंग होती है। एनाटॉमी के लास्ट में देखिए इसकी नोट कैसी होती है। एफिट्रा की ब्रांच की नोट जो है वो यूनिलेक्यूलर टाइप की होती है, यूनिलेक्यूलर होती है विथ 2 ट्रेसेस। जब नोड में वेस्कुलर बंडल में केवल एक ही गैप होता है, सिंगल गैप होता है, तो यूनिलेक्यूलर बना कहते हैं उस कंडीशन को, और ये 2 ट्रेसेस है। तो इस तरह से नोड यूनिलेक्यूलर होती है और 2 ट्रेसेस होते हैं। तो ये था स्टेम की प्राइमरी एनाटॉमी का स्ट्रक्चर। नाउ सेकेंडरी ग्रोथ के बाद हम देखें कैसे स्टेम दिखाई देता है। टीएस ऑफ ओल्ड स्टेम, जब सेकेंडरी ग्रोथ हो जाती है, 3-4 सीजन हो जाते हैं, जब सेकेंडरी ग्रोथ हो जाती है तो स्टीलर रीजन के साथ एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में भी मीन्स कॉर्टेक्स रीजन में भी कॉर्क बन जाता है और कॉर्क भी दिखाई देता है। अब यहाँ स्टेम के ओल्ड स्टेम के टीएस में कुछ ऐसी सेल्स देखेंगे जो कि हमें प्राइमरी रीजन में दिखाई नहीं दी थी, जैसे कि स्टोन सेल्स। सेकेंडरी फ्लोएम में स्टोन सेल्स दिखाई देती हैं। ये सेकेंडरी फ्लोएम है। प्राइमरी फ्लोएम छोटे छोटे पैचेस की फॉर्म में दिखाई देता है, ये क्रश्ड हो जाता है
और इससे छोटे स्मॉल पैचेस बन जाते हैं, ये प्राइमरी फ्लोएम है। सेकेंडरी फ्लोएम में हमें स्टोनी सेल्स दिखाई देती हैं। देन सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम में वेसल्स भी होते हैं, ट्रैकीड्स भी होते हैं एंड सेकेंडरी मेडुलरी रेज जो कि सेकेंडरी फ्लोएम से लेकर पित्त तक कनेक्टेड होती हैं। सेंटर में पित्त होता है। प्राइमरी जाइलम काफी अंदर धसा हुआ होता है और हार्ड टिश्यू बनाता है, हार्ड सा हो जाता है। यहाँ पर हम ओल्ड स्टेम का सेलुलर रीजन देखते हैं। सेलुलर ग्रोथ में सेलुलर पोर्शन में किस तरह से दिखाई देता है ये है स्टोन सेल्स। सेकेंडरी ग्रोथ के बाद में हमें सेकेंडरी फ्लोएम के साथ में दिखाई देती है स्टोन सेल्स। दिस वन सेकेंडरी फ्लोएम, कैम्बियम रिंग, अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम है। सेकेंडरी जाइलम में वेसल्स हैं, ट्रैकीड्स हैं, प्राइमरी मेड्यूलरी रेस, सेकेंडरी मेड्यूलरी रेस जो कि यूनिसीरिएट भी होती है, मीन्स एक पंक्ति भी होती है, इनकी बहुपंक्तिक भी मिलती है, मल्टीसीरिएट भी पाई जाती है। एंड सेंटर में पित्त होता है। दिस वन इज पित्त और ये प्राइमरी जाइलम। तो फिट्रा के स्टेम में जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है, सेकेंडरी ग्रोथ में कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन होता है। कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन होता है। ये जो कैम्बियम रिंग होती है ये इंट्रा एंड इंटरफेसिक्युलर कैम्बियम से मिलकर बनी होती है। फेसिक्युलर सपोज ये वेस्कुलर बंडल की रिंग है। ये कैम्बियम है। वेस्कुलर बंडल में जाइलम फ्लोएम के बीच में जो कैम्बियम मिलती है उसको हम कहते हैं इंट्राफेसिक्युलर कैम्बियम। जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो इस कैम्बियम के आसपास की कुछ सेल्स भी मेरिस्टेमेटिक हो जाती है, उनमें भी डिवीजन की कैपेसिटी आ जाती है। ये बनाती है इंटरफेसिक्युलर कैम्बियम। तो जो कैम्बियम दो वेस्कुलर बंडल के बीच में प्रेजेंट है उसे तो हम बोलेंगे इंटर, और जो वेस्कुलर बंडल में ही जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट है वो हो जाएगी इंट्रा। तो इंटर एंड इंट्रा ये आपस में मिल जाती है और एक कंप्लीट रिंग बना लेती है। इस रिंग को हम बोलते हैं कैम्बियम रिंग। तो फिट्रा की जो कैम्बियम रिंग होती है वो परमानेंट होती है, पाइनस की तरह ही वो परमानेंट होती है एंड एवरी सीजन में वो सेकेंडरी टिश्यू कट करती है। कैम्बियम रिंग से अंदर की तरफ इनर साइड पर पित्त की तरफ सेकेंडरी जाइलम बनता है। अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम बनता है और कैम्बियम से बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम की सेल्स बनती हैं। सेकेंडरी जाइलम का अमाउंट ज्यादा होता है, ये मोर नंबर में बनता है, जबकि सेकेंडरी फ्लोएम लेस अमाउंट में बनता है। सेकेंडरी जाइलम में भी वेसल्स होती हैं, ट्रैकीड्स भी मिलती हैं। कैम्बियम की जो सेल्स होती हैं उसमें दो टाइप्स की सेल्स पाई जाती हैं। कैम्बियम की जो सेल्स होती है दो टाइप्स की सेल्स होती है कैम्बियम में।
रे इनिशियल्स, एंड फ्यूजिफॉर्म इनिशियल। जो रे इनिशियल्स होती है इससे सेकेंडरी मेड्यूलरी रेज बनती है। रे इनिशियल्स सेकेंडरी मेड्यूलरी रेज बनाएंगे और जो फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स होती है इससे सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम बनता है। इसके साथ ही कैम्बियम की जो एक्टिविटी होती है वो सीजनल होती है। इट मीन्स स्प्रिंग सीजन में, जब स्प्रिंग का सीजन होता है तब कैम्बियम मोर एक्टिव होती है, और इससे जो सेकेंडरी जाइलम बनता है उसमें वेसल्स का नंबर ज्यादा होता है। वेसल्स ज्यादा नंबर में बनता है, जबकि ऑटम में, जब ऑटम का सीजन होता है उस समय कैम्बियम की एक्टिविटी कम हो जाती है। कैम्बियम लेस एक्टिव होती है और इससे जो सेकेंडरी जाइलम बनता है उसमें वेसल्स कम नंबर में होता है, लेस अमाउंट में बनता है, साइज में भी स्मॉल होता है, इसकी सेल्स साइज में स्मॉल होती हैं, ट्रेकीट ज्यादा बनता है। तो इस तरह से स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन में कैम्बियम की एक्टिविटी के कारण दो डिफरेंट टाइप्स की वुड बन जाती है, जिसको हम कहते हैं स्प्रिंग वुड जो स्प्रिंग सीजन में बन रही है, एंड ऑटम वुड जो कि ऑटम के सीजन में बन रही है, और ये अल्टरनेट बनती है। तो इफिट्रा के स्टेम में भी एनुअल रिंग्स पाई जाती है। एनुअल रिंग्स किसकी बनी होती है? स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड की अल्टरनेट लेयर प्रेजेंट होती है। तो इस तरह से हमने स्टेम का सेकेंडरी ग्रोथ को देखा। स्टेम के सेकेंडरी ग्रोथ में कहीं भी रेजिंग कैनाल, म्यूसिलेज कैनाल प्रेजेंट नहीं होती है, स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड पाई जाती है। अब हम रूट की एनाटॉमी को पढ़ेंगे। रूट का जब ट्रांसफर सेक्शन करते हैं तो सबसे बाहर की तरफ एपिब्लेमा, आउटर मोस्ट लेयर है एपिब्लेमा। एपिब्लेमा के अंदर कॉर्टेक्स होता है। एपिब्लेमा से यूनिसेलुलर रूट हेयर्स पाए जाते हैं, रूट हेयर्स भी दिखाई देते हैं। तो ये है रूट हेयर्स। देन एंडोडर्मिस, नेक्स्ट टू एंडोडर्मिस पेरिसाइकल, सेंटर में पिथ प्रेजेंट होता है, एंड डाई आर्क वेस्कुलर बंडल होता है। दिस वन इज वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल डाई आर्क होता है। रूट में हमें
ना तो माइक्रोराइजा एसोसिएशन दिखाई देता है, नो माइक्रोराइजा, नो रेजिंग कैनाल, नो म्यूसिलेज कैनाल। Now transfer section of leaf. लीफ के ट्रांसफर सेक्शन में आउटलाइन ओवेल शेप्ड दिखाई देती है। सबसे बाहर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के ऊपर थिक क्यूटिकल पाई जाती है। सेक्शन में हमको एक ही स्टोमेटा दिखाई देता है, सिंगल स्टोमेटा दिखाई देता है। स्टोमेटा संकन होता है, धसा हुआ होता है। एपिडर्मिस के अंदर की तरफ इसका मीसोफिल टिश्यू, जो कि पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेंकाइमा का बना होता है। जो बाहर की तरफ ही सेल से इलोंगेटेड, ये पैलिसेड है, एंड अंदर वाली सेल्स स्पॉन्जी पैरेंकाइमा बनाती है। सेंटर में पैरेंकाइमेटस टिश्यू मिलता है। एंड दो वेस्कुलर बंडल होते हैं, दो वेस्कुलर बंडल है। तो इस तरह से बहुत सिंपल स्ट्रक्चर होती है लीफ की। एफिड्रा के अब हम कुछ ऐसे कैरेक्टर्स देख लेते हैं जो कि जीरोफिटिक कैरेक्टरिस्टिक को रखते हैं, जीरोफिटिक कैरेक्टर्स को दिखाते हैं। जीरोफिटिक फीचर्स ऑफ द एनाटॉमी। जैसे फर्स्ट हम देखें, प्रेजेंस ऑफ थिक क्यूटिकल ऑन एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के ऊपर थिक क्यूटिकल का प्रेजेंट होना। सेकंड, प्रेजेंस ऑफ ridges एंड ग्रूव्स, उभारों और खांचों का मिलना। थर्ड, प्रेजेंस ऑफ sunken stomata। Next, presence of florenchymatous tissue, florenchymatous tissue in the stem। Next, presence of sclerenchyma, sclerenchymatous tissue
नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ scaly membranous leaf, membranous leaves। तो कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि सीरोफिटिक फीचर्स को दिखाते हैं। इसके साथ ही कुछ स्पेशल पॉइंट्स जैसे कि हमने ऑलरेडी पढ़े हैं, नो रेजिंग कैनाल, नो म्यूसिलेज कैनाल। ये जिम्नोस्पर्मिक एनाटॉमी के फीचर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं दिखाई देते। माइकोराइजा एसोसिएशन। स्टूडेंट, आज की क्लास में हमने एपिट्रा की मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी इसको डिटेल में पढ़ा है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। डायग्राम्स के थ्रू मैंने आपको पूरी कोशिश की है कि आप एनाटॉमी को समझ सके। नेक्स्ट पार्ट में हम एपिट्रा में रिप्रोडक्शन को पढ़ेंगे। टॉपिक के रिगार्डिंग आपकी कोई क्वेरी है तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है। इसके साथ ही जिम्नोस्पर्म प्लांट ग्रुप में अगर कोई दूसरा मेंबर आप पढ़ना चाहें, कोई और जीनस आप पढ़ना चाहें तो उसके लिए भी आप मुझे मैसेज करें। साथ ही स्टूडेंट्स, प्लांट पैथोलॉजी की मैं एक सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ जिसमें मैं कंप्लीटली प्लांट पैथोलॉजी को आपको पढ़ाऊंगी। ये जो प्लांट पैथोलॉजी की सीरीज होगी इसको आप हिंदी नोट्स में पढ़ना चाहते हैं या इंग्लिश नोट्स में पढ़ना चाहते हैं, इसको भी प्लीज मुझे आप मैसेज करके बताएं। उसी के अकॉर्डिंगली मैं अपने लेक्चर्स को प्रिपेयर करूंगी। मेरे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, लाइक करें एंड मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लग रहा है लेक्चर। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।